हेलो बच्चों, मेरा नाम बलबीर बहादुर लाल है और मैं ग्रेविटी क्लासेस की तरफ से आपको अपने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में इनवाइट कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रेविटी क्लासेस को। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक्स क्या है, किस चीज़ को वो डील करता है, किन चीज़ों से डील करता है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या ये मॉलिक्यूलर लेवल पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्या ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्लोली एंड स्लोली विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन इन द लास्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, ऑल दिस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स है क्या उसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। सो पहला जो स्लाइड आएगा वो डेफिनेशंस है। अभी जो इनिशियल लेवल पे हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। इनिशियल की कुछ स्लाइड्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में है क्या एंड उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो पहली जो स्लाइड हमारे सामने आने जा रही है दैट इज व्हाट डेफिनेशन एंड स्कोप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स जो है, अच्छा कुछ एक चीज़ें मैं आपको और भी बताना चाहूँगा। पेन एंड पेपर लेके बैठे, नोट करते रहें ताकि आपके साथ साथ में लेक्चर नोट्स तैयार होते जाएं। और यदि आपको कोई डाउट्स आते हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप उसे लिखें ताकि हम रियल टाइम में आप तक पहुंच सकें, उन डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकें। सो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का वो पार्ट है जहाँ पे हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में देखते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होती है, किस क्वांटिटी में कन्वर्ट होती है, कि क्या पूरा का पूरा 100% कन्वर्जन होगा। सो जो स्लाइड है आपके सामने उसमें लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो किस फॉर्म से किस फॉर्म में, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जैसे लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यदि हमने लिक्विड ब्रोमीन को 1 मिनट, जैसे हमने लिक्विड ब्रोमीन को लिया हुआ है और लिक्विड ब्रोमीन Br2 जो है यदि लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्रोमीन एटम्स में टूट जाएगा। तो अब ब्रोमीन यदि कलर्ड बॉटल्स में रखी गई है, उसमें लाइट फॉल नहीं कर रही है, तो फिर वो नहीं टूटता है। तो होता क्या है कि जब ब्रोमीन जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आता है वो एनर्जी रिसीव करता है फ्रॉम द सनलाइट और फ्रॉम एनी लाइट सोर्स एंड तुरंत से वो टूट जाता है। तो हो क्या रहा है कि लाइट एनर्जी जो है वो उसने एक रिएक्शन इनिशिएट की है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अ केमिकल एनर्जी। नाउ अनदर एग्जांपल इज केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी का क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे हीट इंजन्स होते हैं जो हमारी कार में, बाइक में यूज होते हैं, तो जिसमें पिस्टन पुली अरेंजमेंट होता है। तो पिस्टन पुली अरेंजमेंट से हम कुछ वर्क ड्राइव करते हैं। तो जब हम वर्क ड्राइव कर रहे हैं तो होता क्या है कि जैसे ये पिस्टन पुली अरेंजमेंट है या हीट इंजन का एक छोटा सा कंसेप्ट, जिसमें लेट्स सपोज ये हमारा एक पिस्टन पुली अरेंजमेंट है एंड ये व्हील से जुड़ा हुआ है जो कि एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें मैंने फ्यूल रख दिया, फ्यूल को इग्नाइट किया तो फ्यूल बर्न करेगा, एक्सप्लोड करेगा एंड गैसेस एक्सपैंड करेंगे जिसके कारण से हमें वर्क मिलेगा। तो हुआ क्या यहाँ पे कि फ्यूल में जो कैलोरीफिक वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में। जब फ्यूल बर्न करेगा तो ये पिस्टन जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर जाएगा। गॉट इट? सो हुआ क्या कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो कि पेट्रोल एंड डीजल को जब हम बर्न करते हैं तो उनको बर्न करने से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसके अंदर जो गैस थी वो एक्सपांड करेगी
तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा एंड पिस्टन के बाहर मूव करने के कारण से क्या होगा, एक मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होगा, या ये कहें कि केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। सो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जहां पे कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आगे हम बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे, वो भी यही कहता है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है एंड उसमें कोई वो लिमिटेशंस नहीं लगाता है। तो खैर अभी हम फर्स्ट लॉ की तरफ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, उससे पहले बेसिक्स कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये हो गया। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स है क्या, थर्मोडायनेमिक्स किन चीजों से डील कर रहा है। So again, thermodynamics deals with the study of transformation of energy from one form to another form. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एंड इसमें हम पोस्टमार्टम करेंगे किसका, थर्मोडायनेमिक वर्ड का, कि भाई ये किन दो वर्ड से मिला के बना है। So जैसे आपको नजर आ रहा है, thermodynamics is made up of two words, thermo and dynamics. What is thermo means? Thermo means heat and dynamics means movement. So बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि thermodynamics is basically what the study of the movement of heat. It's a study of movement of heat. So देखिए जैसे इस डेफिनेशन सामने लिखी है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। मतलब ये बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के साथ डील कर रहा है, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ डील कर रहा है। तो किस क्वांटिटी में वो कन्वर्ट हो सकती हैं, इनमें इनके बारे में वो डील करता है। क्या उन एनर्जीज के बीच में कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वहां पे, यदि है तो हम ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो किस रिलेशन से गवर्न्ड है या वो उनके बीच में क्या रिलेशन है। सो जैसे थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, वन थिंग, एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, द एनर्जी चेंजेस दैट अकर्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। Now what is the scope of thermodynamics, कि हम thermodynamics में क्या क्या चीजें देखते हैं या क्या किन चीजों को thermodynamics explain करता है। तो thermodynamics explains how a chemical reaction proceeds, कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। हाँ, बट ये है कि वो कितने समय में हो रहा है इसके बारे में वो बात नहीं करता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, whether a chemical reaction is practically possible or not. That is what our second law of thermodynamics deals with, what, whether a chemical reaction is practically possible or not. First law ये नहीं कहेगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए हर रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब हर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। सेकेंड लॉ हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि उनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए पॉसिबल है, नेचर में पॉसिबल है या नहीं है। नेचर में पॉसिबल है तो किस एफिशिएंसी के साथ, उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या है। सो it explains how a chemical reaction occurs, what are the physical and chemical changes occurring during a chemical reactions, whether a chemical reaction is practically possible or not, and physical laws जो हैं वो किस तरीके से derived है। Now what are the limitations of thermodynamics? पहली चीज, it is applicable on macroscopic, मतलब thermodynamics जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे डील नहीं करता है। मीन्स ये एवरेज प्रॉपर्टीज पे डील करता है, कि ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात नहीं करता है कि एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी कंटेन्ड है। ये बात करता है पूरे सिस्टम की, पूरे एनवायरनमेंट की। 1 मोल ऑफ गैस है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस की बात नहीं कर रहा है, पूरे 1 मोल ऑफ गैस की वो बात कर रहा है। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये ड्यूरिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इट considers only initial and final state। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम एक छोटे से बहुत ही लेमन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट से
ठीक है ना, वो मान लीजिए ग्रेविटी क्लासेस में पढ़ रहा है, तो उसे ग्रेविटी क्लासेस से अपने घर जाना है, और यदि हम मतलब पापा मम्मी को ये पता करना है पापा मम्मी किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि घर गया तो कैसे गया, ठीक है ना, कि मतलब कौन सा रूट लिया, क्या कोचिंग क्लासेस से घर तक का जो रास्ता था उसमें बच्चे ने कोई सिनेमा हॉल वाला रूट लिया या सीधे निकला सीधे बच्चे की तरह और घर पहुंच गया। मतलब तो मदर एंड फादर आर इंटरेस्टेड कि आप घर आए, बट वो इस चीज में भी इंटरेस्टेड हैं कि आप किस रूट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। वो आपके लिए सबसे सेफेस्ट रूट आपको बताते हैं, देखो इसमें ट्रैफिक कम होगा, ये होगा। बट यदि मैं आपके कोचिंग क्लासेस से आपके घर तक का यदि थर्मोडायनेमिक रूट निकालूं, तो वो क्या कहेगा, वो सिर्फ ये देखेगा अच्छा ठीक है ये इनिशियल स्टेट था, ये मतलब कोचिंग क्लासेस इनिशियल स्टेट है एंड फाइनल स्टेट है, ठीक है ये पाथ हो सकता है। बट थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट वरीड अबाउट कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जा रहे हैं। वो सिर्फ है कि ठीक है ये जगह थी, यहां से आपको यहां पे जाना है, बस कौन सा पाथ ले रहे हैं उस पर वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है। तो इसे हम एक ड्रॉबैक भी मान सकते हैं। तो इट ओनली कंसिडर्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ दूसरा, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ द प्रोसेस या रेट ऑफ द रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, फिर वही एग्जांपल कोचिंग क्लासेस से घर जाना है। भाई हो सकता है कोचिंग से निकले, मन किया कि कोई मूवी देख लेते हैं, तो यदि हम मूवी देखने बैठे तो हमें ज्यादा समय लग जाएगा, तो पापा मम्मी तुरंत से पूछेंगे 2 घंटे एक्स्ट्रा तुम्हें लगे, आधे घंटे लगते हैं, 2 घंटे ज्यादा लिए आपने, कहाँ गए थे। तो अब आप बताओगे कि मूवी देखने गए थे, तो वो परेशान होंगे कि यार ये बच्चा तो देखो टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा बच्चा जो है टाइम वेस्ट कर रहा है। बट यदि वो थर्मोडायनेमिक फादर हुए, लेट सपोज एक थर्मोडायनेमिक फादर कॉइन कर लेते हैं, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक फादर हुए, तो वो क्या करेंगे, बस देंगे ठीक है तुम कोचिंग क्लासेस से घर में आगे, कितना समय लिया इज नॉट वरीड अबाउट, क्या पाथ लिया इज नॉट वरीड अबाउट। तो हो सकता है कई बच्चे इस बात को जान के कि अच्छा मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स जो है, यदि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज यदि हमारे मदर एंड फादर के अंदर थोड़ी आ जाएं तो कितने खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं करता है, सॉरी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही बात करता है वो, ठीक है। वो किसी और चीज की बात, किस प्रोसेस से जा रहे हैं इनके बारे में बात नहीं करता है। इट डज नॉट टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन और स्पीड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। ओके, आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, जाननी चाहिए, बट हमें मतलब एज पर आर एग्जामिनेशन आर कंसर्न, जैसे हम AIEEE की बात करें, नीट की बात करें, JEE की बात करें, तो उसमें अब इतने लेवल पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस तो बहुत ही कम है। बट अब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे तो हमें पता नहीं होना चाहिए ना। चलो अब इसी पे जितना हमने पढ़ा हुआ है उस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि जो भी चीजें हैं आपने यदि स्लाइड्स को ध्यान से देखा है एंड स्लाइड्स को ध्यान से सुना है, तो अब आप ये एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, एंड आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्या है, तो अभी हमने देखा था कुछ स्लाइड्स में, यस इट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, यस ये ऑप्शन सही होगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, कह रहा है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जो इनिशियल कुछ स्लाइड्स थी हमने उसमें देखा था, हमने कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के बारे में डील कर रहा है, एंड इट ट्राइज टू ट्राई टू फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन वो दीज एनर्जी कन्वर्जन्स। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो गया, सही हो गया कि क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, कह रहा है एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। क्या ये ऑप्शन सही है,
सही है। एनर्जी से, एनर्जी के हर एस्पेक्ट को थर्मोडायनेमिक्स डील करता है, आंसर करने की कोशिश करता है। तो क्या हो गया, सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इज आंसर। या ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ओके, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से MCQ में इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस क्या हैं। पहला ऑप्शन ये रहा आपके सामने, एप्लीकेशन एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ओनली, सही है। अभी हमने मतलब मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स डील नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, डील्स विथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, नॉट कंसर्न्ड विथ स्पीड, और ऑल ऑफ दीज। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व। सो पहला ऑप्शन सही, डील्स विथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। अभी हमने देखा था ऐसे थर्मोडायनेमिक फादर ऐसे थर्मोडायनेमिक फादर में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, जो कि हमारे इनिशियल हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंचे इसमें इंटरेस्टेड हैं, एंड साथ में कितना समय लग रहा है वहां से वहां पहुंचने, इनिशियल से फाइनल में हम उसमें भी बहुत ज्यादा, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा फादर हमसे ना ज्यादातर बच्चे मतलब एक मैं बहुत ही लेमन में कुछ लोग हो सकता है इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अजीब सा माने, बट एग्जाम्पल हमें कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमें क्वेश्चन समझने में, टॉपिक समझने में हेल्प कर रहा है। तो नॉट कंसर्न विथ स्पीड ऑल्सो। सो क्या हो गया आंसर इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। सो ये थोड़ा सा हमारे लिए हो गया, क्या हो गया, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हैं वो ये हैं, एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, डील्स विथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड इट्स नॉट कंसर्न विथ स्पीड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। अब हम कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, सम थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, जैसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, तीसरा यूनिवर्स क्या है हमारा, और चौथा दैट इज बाउंड्री। सिस्टम क्या है, चलो अब जो डेफिनेशन आपके पास सामने है स्लाइड पे, उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या कह रहा है। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस ऑन विच स्टडी इज फोकस्ड। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, एंड दूसरा रीजन इन स्पेस, ये दोनों वर्ड से हम अपने सिस्टम को चूज करने की कोशिश करते हैं, कि सिस्टम को, ये दो वर्ड्स हमें सिस्टम को चूज करने में मदद करते हैं। और हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है दैट इज अंडर कंसिडरेशन, जिसको हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, जो कि फोकस में है, जो कि लास्ट उसमें लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी, दैट इज व्हाट, सिस्टम। बट अब ये क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या है, क्यों मैंने इसे, और रीजन इन स्पेस का मतलब क्या है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये एक क्वांटिटी भी हो सकती है, क्वांटिटी इन अ गिवन स्पेस भी हो सकता है, और ये एक वॉल्यूम भी हो सकता है। तो अब क्वांटिटी भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, तो कब ये क्वांटिटी होगा, कब ये वॉल्यूम होगा। लेट्स सपोज कि मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया एंड उसमें वाटर रख दिया, एंड कंटेनर को परफेक्टली क्लोज कर दिया। वाटर इज नाउ not is allowed to evaporate but is not allowed to leave the container, मतलब वो कंटेनर को लीव नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि मास कांस्टेंट हो गया, मास हमारा जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया।
यदि मतलब ये एक तरीके से क्लोज सिस्टम है, यदि मास कांस्टेंट है तो हम उस स्पेस को अपना सिस्टम मान लेते हैं जिसमें कि मास कांस्टेंट है, और इसी अप्रोच को, सिस्टम को चूज करने का ये जो अप्रोच है, दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, कांस्टेंट मास अप्रोच, constant mass approach, and sometimes it is also called as control mass approach. तो हम कब एक गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर को अपना सिस्टम मानेंगे, हम एक गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर को अपना सिस्टम चूज तब करते हैं जब मास कांस्टेंट होता है। एंड मास कब कांस्टेंट होगा? व्हेन द मास इज नॉट अलाउड टू लीव, when the mass is not allowed to live, and that is obviously going to happen in what, in closed system, जो कि आगे हम देखेंगे। तो एक क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसमें मास कांस्टेंट या हम कह सकते हैं कांस्टेंट मास अप्रोच, एक ही अप्रोच होती है जिससे कि हम अपने सिस्टम को चूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रीजन इन स्पेस, मतलब हमने मास को अब नहीं देखा, हमने एक गिवन वॉल्यूम को अपना सिस्टम मानने की कोशिश की। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि जब वाटर इज नॉट अलाउड टू लीव, मतलब वाटर बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहा है, मास ऑफ द वाटर इज कांस्टेंट, तो उसमें हमने एक कांस्टेंट मास जरूर जब लिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम तो अपने आप ले लिया। बट जब हम रीजन इन स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक वॉल्यूम हम चूज कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हम ले रहे हैं। और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं तो फिर इट कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, कांस्टेंट वॉल्यूम अप्रोच, कांस्टेंट वॉल्यूम अप्रोच। अब हम ये कांस्टेंट वॉल्यूम अप्रोच लेते कब है? जैसे एक बकेट है एंड बकेट में एक आउटलेट है जहां से पानी निकल सकता है, एंड एक इनलेट है जहां से हम वाटर को इन करा रहे हैं। तो वाटर यहां पे इकट्ठा है, हो रहा है, या कम भी हो सकता है। तो यहां से वाटर निकल रहा है एंड यहां से वाटर जा रहा है। अब मास, वाटर का जो मास है वो कांस्टेंट तब तक रहेगा जब तक कि इनलेट से जो वॉल्यूम या मास इन हो रहा है, मास इन एंड मास आउट यदि बराबर है तो मास कांस्टेंट हो जाएगा। और यदि मास कांस्टेंट है तो हम तुरंत से कांस्टेंट मास अप्रोच ले लेंगे। बट यदि मास इन एंड मास आउट बराबर नहीं है, ये कब होगा? यदि मास आउट ज्यादा है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एंड मास इन ज्यादा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यदि वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तब हम क्या करेंगे, मतलब मास वॉल्यूम, तो हम यहां पे एक, या हमें ये वॉल्यूम नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए मास जो है वो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस में हम कांस्टेंट मास अप्रोच नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है पॉज कर दीजिए।